द बियर पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस पोएम द बियर को यूं बयान किया जाता है कि ग्रुप ऑफ हंटर गोज फॉर हंटिंग द बियर। हंटर्स का एक ग्रुप जंगल में शिकार के लिए जाता है। दे आर वेरी मच एक्साइटेड एंड दे वांट टू कैप्चर अ बियर, बट एज दे रीच क्लोज द बियर, जैसा ही वो इस बियर के करीब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ये बहुत बड़ा है। ये इस कदर ह्यूज और इतना पावरफुल है कि वो किसी भी तरह इसे कैप्चर नहीं कर सकते। एंड देन दे कम बैक आउट ऑफ द वुड्स एंड दे देमसेल्व्स हैव बीन चेंज्ड। वो वापस आ जाते हैं और इनका माइंड और थॉट्स बहुत ही बदल चुके हैं। तो यहाँ पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट इंसान और नेचर को फेस टू फेस रखते हुए नेचर की पावर बयान करते हैं। नेचुरल पावर्स आर ग्रेट एंड ह्यूज, दे आर टू पावरफुल टू बी कैप्चर्ड। ये इतनी पावरफुल हैं कि इंसान इन्हें कैप्चर नहीं कर सकता। दे हैव नॉलेज, दे हैव पावर, दे हैव टेक्नोलॉजी, बट इन द फेस ऑफ नेचुरल पावर्स मैन इज हेल्पलेस। द पावर ऑफ नेचर इतनी बड़ी है कि इंसान अपनी तमाम तर तरक्की, इक्विपमेंट्स, पावर और टेक्नोलॉजी के बावजूद भी पावर ऑफ नेचर को कंट्रोल नहीं कर सकता। देखिए पोएम लाइन टू लाइन। द बियर पुट्स बोथ आर्म्स राउंड द ट्री अबव हर एंड ड्राज इट डाउन एज इफ इट वर अ लवर। बियर पुट्स बोथ आर्म्स, ये बियर, यहाँ इस बियर को फीमेल कंसिडर किया गया है। हेयर बियर इज टेकन फीमेल बिकॉज इट सिम्बोलाइज नेचुरल पावर्स, और नेचर को फेमिनाइन कंसिडर किया जाता है तो यहाँ बियर फेमिनाइन जेंडर में दिखाया गया है। द बियर पुट्स बोथ आर्म्स राउंड द ट्री अबव हर एंड ड्राज इट डाउन एज इफ इट वर अ लवर। ये बियर अपने दोनों बाजू ऊपर उठाते हुए इस कदर आसानी से दरख्त को अपनी जानिब खींच लेती है जैसा कि कोई लवर, मोहब्बत करने वाला। एंड इट्स चॉक चेरीज लिप्स टू किस गुड बाय, देन लेट्स इट स्नैप बैक अपराइट इन द स्काई। वो यहाँ से चेरीज तोड़कर खा लेने के बाद बहुत जोर से बुलंदी की तरफ मूव करती है, इस तरह से कि बहुत बड़ा जंप लेती है। हर नेक्स्ट स्टेप रॉक्स अ बोल्डर ऑन द वॉल। हर नेक्स्ट स्टेप और उसका अगला कदम रॉक्स अ बोल्डर। बोल्डर उस राउंड शेप रॉक्स को कहा जाता है जिसकी मदद से दीवार बनाई जाती है। और इसके बाद वो एक बड़ा जंप लेते हुए बुलंदी पर जा पहुंचती है। शी इज मेकिंग हर क्रॉस कंट्री इन द फॉल। वो एक ही जंप में इस कंट्री, इस वुड्स को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ती है। हर ग्रेट वेट क्रैक्स द बार्ब्ड वायर इन इट्स स्टेपल्स एज शी फ्लिंग्स ओवर एंड ऑफ डाउन थ्रू द मैपल्स। हर ग्रेट वेट के उसका वजन, वो इस कदर भारी है, इस कदर वजन रखती है। क्रैक्स द बार्ब्ड वायर, ये वो वायर जो कि हिफाजत के लिए लगाई गई है। इन इट्स स्टेपल्स, स्टेपल्स वो हुक से जिस वायर को फिक्स किया जाता है, दे आर कॉल्ड स्टेपल्स, के फिक्स की गई ये तार जो कि हिफाजत के लिए लगाई गई थी, इसको तोड़ती हुई आगे बढ़ती है। ये क्रैक होने लगती है, टूटती है। एज शी फ्लिंग्स ओवर एंड ऑफ डाउन थ्रू द मैपल्स। मैपल्स इज द नेम ऑफ ट्री। जब वो इन मैपल ट्रीज के ऊपर से गुजरती है, लिविंग ऑन वन वायर टूथ अ लॉक ऑफ हेयर। लिविंग ऑन वन वायर टूथ, तो इस वायर के एक टूथ पर, यानी कि वायर के एक हिस्से पर, अ लॉक ऑफ हेयर, इसके कुछ बाल, बालों का एक गुच्छा। लॉक ऑफ हेयर मीन बालों का एक गुच्छा। तो अपने पीछे ये उस वायर पर के कुछ बाल रह जाते हैं। Such is the uncaged progress of the bear. The world has room to make a bear feel free. The universe seems cramped to you and me. बियर का ह्यूज साइज और इसकी मूवमेंट्स बताने के बाद इसको देखने वाला इसे एनालिसिस करते हुए ये कहता है कि सच इज द अनकेज्ड प्रोग्रेस ऑफ द बियर। बियर जो कि अनकेज्ड है, इसे केज नहीं किया गया, कैप्चर नहीं किया गया, इट इज फ्री। दीज आर द मूवमेंट्स ऑफ दिस अनकेज्ड बियर। How much free it is, how much freedom it has, and how much independent and powerful is this creature. Natural power जो कि uncaged है, जिसको कैप्चर नहीं किया गया, how much powerful it is, किस कदर पावरफुल है, किस कदर फ्री है और कितना फ्रीडम रखती है। नेक्स्ट लाइन में बताते हैं, the world has room to make a bear feel free. The world has room mean world has space. World has sufficient space that a bear feel free in this world. कि इस दुनिया में इतनी जगह है कि एक बियर यहाँ फ्री फील करता है। ये वर्ल्ड इस बियर को सफिशिएंट प्लेस प्रोवाइड करती है। द यूनिवर्स सीम्स क्रैम्प्ड टू यू एंड मी। अब यहाँ यू एंड मी, यहाँ पोएट इंसानों की बात करते हैं कि इंसानों के लिए द यूनिवर्स सीम्स क्रैम्प्ड, ऐसा लगता है कि ये जगह अनकंफर्टेबल और छोटी है। फॉर यू एंड मी मीन के हमारे लिए, हम इंसानों के लिए ये दुनिया, दिस यूनिवर्स सीम्स क्रैम्प्ड। क्रैम्प्ड कहा जाता है अनकंफर्टेबल एंड वेरी शॉर्ट, के इतना छोटा जहां हम कंफर्टेबल फील नहीं करते।
अब यहाँ पोएट ये कहते हैं बियर के लिए इस वर्ल्ड में सफिशिएंट प्लेस है जहाँ ये फ्री फील करती है और फ्रीडम रखती है, बट दिस यूनिवर्स डू नॉट प्रोवाइड एज मच स्पेस टू ह्यूमन बीइंग्स। ये यूनिवर्स इंसान को इस कदर फ्रीडम प्रोवाइड नहीं करती। मैन एक्ट्स मोर लाइक द पुअर बियर इन अ केज that all day fights a nervous inward rage. His mood rejecting all his mind suggests, he paces back and forth and never rests. His toenail click and shuffles on his feet, the telescope at one end of his beat and at the other end the microscope. पोएट बियर की फ्रीडम और पावर बयान करने के बाद ये इमेजिन करते हैं कि हाउ डिफरेंट इट इज़ व्हेन इट इज़ इन केज, और फ्री क्रिएचर किस कदर हेल्पलेस और पुअर दिखाई देती है जब इसे केज किया जाता है। और इस कैद की गई इमेज के साथ ही वो इंसान का जिक्र करते हैं कि मैन एक्ट्स मोर लाइक द पुअर बियर इन अ केज। यहाँ पोएट को इंसान वैसा ही हेल्पलेस और पुअर दिखाई देता है जैसा कि एक बियर इन अ केज। अगरचे इंसान एक पिंजरे में कैद नहीं है कि ये एक कैद किए गए बियर की तरह से बिहेव करता है। डेट ऑल डे फाइट्स अ नर्वस इनवर्ड रेज लाइक अ बियर इन अ केज who moves and fights with himself because of nervousness and confusion that he feels inside him। एक केज में होते हुए वो जो अपने अंदर जो इनवर्ड रेज वो फील करता है। all day fights mean confused movements because he is helpless, he is caged, क्योंकि उसे कैद किया गया है, वो हेल्पलेस है। and nervous inward rage mean वो रेज, वो गुस्सा, वो हेल्पलेसनेस और वो बेचैनी जो वो अपने अंदर फील करता है और उसकी नर्वस मूवमेंट्स में दिखाई देती है। Poet thinks that man is also as helpless as a bear in a cage। इंसान इस दुनिया में फ्री है बट उसकी मूवमेंट्स एंड हेल्पलेसनेस ऐसी ही है जैसा बियर एक केज में। His mood rejecting all his mind suggests, his mood rejecting और उसका मूड वो सब कुछ रिजेक्ट करता है, मीन के एक्सेप्ट नहीं करता। all his mind suggest जो उसका माइंड सजेस्ट करता है। इट मीन ऑल वाइज थिंकिंग, ऑल रैशनल एंड लॉजिकल थिंकिंग, उसका माइंड जो लॉजिकल और रैशनल थिंकिंग प्रेजेंट करता है, उसका मूड उस रैशनल और लॉजिकल थिंकिंग को एक्सेप्ट नहीं करता, वो उसे रिजेक्ट करता है। और इसी चीज़ को नर्वस इनवर्ड रेज कहा गया है। यह इंसान के अपने ही अंदर पाए जाने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिसकी वो फाइट करता है। ही पेसेस बैक एंड फोर्थ एंड नेवर रेस्ट्स। ही पेसेस वो कदम रखता है, बैक एंड फोर्थ कि वो आगे कदम बढ़ाता है और पीछे रखता है, कि उसकी यह मूवमेंट 2 पॉइंट्स के दरमियान चलती रहती है। एंड नेवर रेस्ट और वो कभी भी आराम नहीं करता। कुछ ऐसा है, देयर आर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इनवर्ड रेज, बिकॉज ऑफ दैट ही नेवर फील रिलैक्स्ड एंड सेटिस्फाइड, ही इज अनएबल टू टेक रेस्ट। द टो नेल क्लिक एंड शफल ऑफ हिज फीट। शफल एक ज़ोरदार मूवमेंट को कहा जाता है, उसके कदमों की यह मूवमेंट और इनसे प्रोड्यूस होने वाली आवाज़। द टेलीस्कोप एट वन एंड ऑफ हिज बीट एंड एट द अदर एंड द माइक्रोस्कोप। जहाँ पोएट साइंटिफिक प्रोग्रेस की बात करते हैं। द टेलीस्कोप एट वन एंड ऑफ हिज बीट, ही ट्राइज टू एक्सप्लोर द यूनिवर्स, जिसकी हेल्प से वो इस कायनात को, यूनिवर्स को एक्सप्लोर करता है, एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। एंड एट द अदर एंड द माइक्रोस्कोप, and at the other end he has the microscope, and with the help of this microscope he tries to find out very small and invisible things, जहाँ वो बहुत छोटी चीज़ों को तलाश करने की कोशिश करता है। और इस तरह से वो इस कायनात की वुसअत और इसमें पाई जाने वाली इस ज़िंदगी के राज को जान लेता है। और इफ़ ही रेस्ट फ्रॉम साइंटिफिक ट्रेड, साइंटिफिक ट्रेड से मुराद है साइंटिफिक अचीवमेंट्स, और जहाँ ये साइंटिफिक अचीवमेंट्स उसे कुछ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती हैं, he feel happy and satisfied, that is only to sit back and sway his head। तो ये रेस्ट और ये सेटिस्फेक्शन सिर्फ इतनी ही है, टू सिट बैक एंड स्वे हिज हेड, कि वो बैठता है और अपने सर को स्वे करता है, अपना सर हिलाता है। द मूवमेंट ऑफ हेड, इट कैन बी सिम्बोलाइजेज द साइन ऑफ सेटिस्फेक्शन, बट एट द सेम टाइम इट इज अ सिंबल ऑफ मैडनेस एज वेल। ये एक सेटिस्फेक्शन और इंजॉयमेंट का सिंबल भी हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ इट इज ऑल्सो अ सिंबल ऑफ मैडनेस। ये मूवमेंट्स एक ऐसी सिचुएशन में भी हो सकती हैं व्हेन वन इज अनएबल टू अंडरस्टैंड समथिंग एंड वन देयर इज समथिंग दैट इज अबव ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग। थ्रू 90 odd degrees of arc it seems between two metaphysical extremes। 90 odd degrees mean two opposite things, and these two opposite things are two metaphysical extremes। Metaphysical extreme mean two different philosophical ideas। Although human beings have made great achievements in scientific field and philosophy, but still now they are between two opposites like microscope and telescope, and metaphysical extreme mean different philosophical ideas and different philosophical theories। With the help of this knowledge he wants to make himself satisfied।
पोएट उनकी इस मूवमेंट्स और अचीवमेंट्स को बैक एंड फोर्थ का नाम देता है। उसका ख्याल है कि ये सब इसलिए है ताकि इंसान खुद को सेटिस्फाई कर सके, क्योंकि वो खुद को बेचैन महसूस करता है। एंड ही वॉन्ट्स टू मेक हिमसेल्फ सेटिस्फाइड बाई एक्सप्लोरिंग दिस वर्ल्ड एंड यूनिवर्स। He sits back on his fundamental butt with lifted snout and eyes shut. He almost looks religious, but he's not, and back and forth he sways from cheek to cheek. He sits back के वो बैठता है on his fundamental butt. Butt is a slang used for bottom. It means he sits or stays at the lower part of his body. Snout is the nose and mouth of an animal. उसकी nose और mouth जो कि उभरी हुई उठी हुई दिखाई देती है, एंड आइज शट और आंखें जो कि बंद हैं। इस कैफियत में वो कुछ रिलीजियस दिखाई देता है, लाइक ही इज़ थिंकिंग समथिंग होली और डिवाइन, बट इन फैक्ट ही इज़ नॉट। एंड बैक एंड फोर्थ ही स्वेज, एक ही पॉइंट पर बैक एंड फोर्थ वो मूव करता है, फ्रॉम चीक टू चीक। फ्रॉम चीक टू चीक मीन फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड, फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू द अदर एक्सट्रीम। Whether they are philosophical ideas or scientific progress and achievements, it keeps on moving from one side to another. He has limitations and cannot go outside of these points. At one extreme agreeing with one Greek, at the other agreeing with another Greek, which may be thought but only so to speak, a baggy figure equally pathetic when sedentary or when peripatetic. The poet describes a vast and deep ideas in these closing lines. At one extreme agreeing with one Greek, कि एक एक्सट्रीम जो कि एक ग्रीक से एग्री करती है, वन ग्रीक मीन ग्रीक फिलोसफर, एट द अदर एग्रीइंग विद अनदर ग्रीक, एट द अदर मीन द अदर एक्सट्रीम, एग्रीइंग जो कि एग्री करती है विद अनदर ग्रीक, दूसरे ग्रीक फिलोसफर से। यहाँ दो ग्रीक फिलोसफर्स प्लेटो एंड एरिस्टोटल को मेंशन किया गया है। बोथ ऑफ दीज टू आर ग्रेट ग्रीक फिलोसफर्स, बट दीज टू हैव डिफरेंट एंड अपोजिट आइडियाज़। तो यहाँ इन्हीं ग्रीक फिलोसफर्स को मेंशन करते हुए बताया गया है, वन एक्सट्रीम एंड द अदर एक्सट्रीम। Their thoughts and ideas have these two extremes. They move between these points and ponder upon these theories. These are the limitations and in fact like a cage for humankind, which may be thought but only so to speak, कि जिन्हें सोचा जा सकता है बल्कि इस तरह से कहा जा सकता है, a baggy figure equally pathetic. From baggy figure we may understand that he points out toward human life, that is equally pathetic, कि ये भी इतना ही pathetic, इतना ही काबिल रहम है जैसा कि एक बियर जिसको के कैद किया गया है। In this line, baggy figure stands for both human being and caged bear, because he is confined in his own limitations and he has imprisoned himself in his own thoughts. उसने खुद को अपने ख्यालात में कैद कर रखा है। इंसान जो कि एक बियर की तरह पावरफुल और फोर्सफुल हो सकता है, because he is able to make great progress, but he has imprisoned himself in his own thoughts and ideas. When sedentary and when peripatetic. Sedentary का मतलब है बंधा हुआ, confined, जो कि फ्रीली मूव नहीं कर सकता, एंड पेरीपेटेटिक इज इट्स अपोजिट, ये इसका अपोजिट्स है जो कि डिफरेंट प्लेसेस पर मूव करता है। व्हेन बियर इज सेडेंटरी, व्हेन बियर इज केज्ड, एंड ह्यूमन बीइंग्स आर पेरीपेटेटिक, और इंसान जो कि इस कायनात को मुसख्खर कर सकता है, बोथ आर इक्वली पैथेटिक, ये दोनों एक से ही काबिल रहम हैं, एक जैसे पैथेटिक हैं।